हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गजराज BR क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम जो है उसका कोई डेट का भी कंफर्म नहीं है। और जैसा कि रिक्वायरमेंट भी हमारे पास में 5-7 दिन से लगातार चल रहा था कि इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो शुरू होना चाहिए, सो दैट फर्स्ट ग्रेड रीट वगैरह जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रेलवे है, SSC है, CGL है, इन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी का जो मैटर है वो हमने भी जो पूरा कलेक्शन करके उसका हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बात करें तो आज जो इंडियन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस फर्स्ट टॉपिक से लेकर के जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड करें, आप देखिए और देखने के बाद में समझिए, कंपेयर करिए। जितने भी यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं, कंपेयर करें मैटर को, सो दैट। और आप मैटर से मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ में ये भी है कि ये जो क्वेश्चंस का जो मसला है वो कितना पुटअप हो रहा है और कितना बन रहा है वहाँ से, ये चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। बात करते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में हमें पता है, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो भारत का जो सामान्य परिचय है उसकी बात करते हैं। भारत का सामान्य परिचय से हम लोग पढ़े हैं तो उससे पहले थोड़ी सी जो डिटेल है, उसका बैकग्राउंड है, पृथ्वी की जो प्रारंभिक स्थिति है उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, सो दैट वहाँ से यदि जो एक रूपरेखा है, एक जो आधार है, वो हमारा आधार है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो और बन जाए वहाँ पर। देखिए, बात करते हैं, टॉपिक है हमारा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल टॉपिक है। भारत का भूगोल टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी प्रारंभिक जो स्थिति है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, उसकी बात करते हैं। देखिए, प्रारंभिक जो स्थिति थी पृथ्वी की, उस पृथ्वी को हमने एक गोलाकार रूप में मान लिया था। और गोलाकार रूप में हमने माना, और इसी पृथ्वी की हमने माना कि ऊपर वाला जो छोर है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग है उसको नाम दिया गया दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों नाम हैं, लेकिन इन दिशाओं के आधार पर ज्योग्राफी की भाषा में बात करें तो दोस्तों, इसे जो नाम दिया गया था वो दिया गया, या तो हम लोग बोल सकते हैं लॉरेशिया, और इसी को हम लोग बोल देते हैं अंगारा लैंड। दक्षिण की तरफ जो भाग होता है उससे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन इसमें जो मुख्य चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा गौर करें। देखो, पृथ्वी की जो प्रारंभिक स्थिति होती है, इस प्रारंभिक स्थिति को जो नाम दिया गया था वो नाम दिया था जियोड। पृथ्वी की जो प्रारंभिक जो स्थिति थी, उस प्रारंभिक स्थिति को जो नाम दिया गया था वो जियोड। और ये जो पूरी स्थलखंड होता है, इस स्थलखंड को प्रारंभिक जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है दोस्तों पेंजिया। जो नाम दिया गया वो दिया गया पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ पानी का जो सागर होता है, महासागर होता है, जो इस स्थलखंड के चारों तरफ भरा रहता है, उस स्थलखंड को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था पैंथालासा। ये बातें थी, और ये बातें हम लोग भी पढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है बताने वाला हूँ मैं, ये बात है कि पेंजिया का जब ये पेंजिया होता है, जब इस पेंजिया में कई बार क्वेश्चन पुटअप कर ले फर्स्ट ग्रेड में कि ये जो पेंजिया होता है वो किस परत से निर्मित होता है, तो याद रखें, पेंजिया होता है जो सियाल निर्मित होता है, सियाल परत से, सियाल की परत का बना होता है, सियाल की परत का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, क्वेश्चन पुटअप करें कि जो प्रारंभिक जो स्थिति थी, जो पेंजिया जो नाम दिया गया था, वो पेंजिया किस परत का बना हुआ था, तो याद रखें, वो जो पेंजिया बना हुआ था पृथ्वी का, वो पेंजिया जो बना हुआ था वो था सियाल परत का। अब सियाल परत जो थी, इससे निर्मित स्थलखंड था। जब इसके टुकड़े होते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, जब इस स्थलखंड के टुकड़े होते हैं तो हमने पढ़ा था कि एक नाम दिया गया लॉरेशिया और दूसरा नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। अब हमने ये भी पढ़ा है कि एक भाग उत्तरी की तरफ मूवमेंट कर गया है, दूसरा भाग दक्षिण की तरफ। अब नए जो महासागर की उत्पत्ति होती है, इसके मध्य में हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग
टेथिस या टेथिस महासागर पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन जो ये नहीं बनेगा कि टेथिस महासागर की उत्पत्ति हुई, ये तो आपको पता है। अब यहां से ये है क्वेश्चन जो बनेगा, पूछेगा कि टेथिस महासागर का अवशेष कौन सा महासागर है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा ये तो सब पढ़ते हैं कि टेथिस महासागर का अवशेष, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अवशेष कौन सा महासागर है। तो याद रखें टेथिस महासागर का जो अवशेष है दोस्तों वो है प्रशांत महासागर। ये आपको बात याद करनी है, बाकी चीज़ें तो आपको पता है। मैंने एक दो चीज़ें इसमें डिफरेंट बताई है। पेंजिया सियाल का निर्मित होता है, टेथिस महासागर का जो अवशेष है वो प्रशांत महासागर है। या हम लोग इसको ऐसे घुमा दें कि प्रशांत महासागर का जो जनक है वो कौन है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा टेथिस महासागर। क्वेश्चन को उसको कैसे भी घुमाना है, ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब ये स्थिति हो जाती है, अब इस स्थिति के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो टुकड़े विभाजन होते हैं, इस विभाजन के पीछे किसका रोल होता है। ये चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके विभाजन के पीछे कौन सा रोल होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गए। पृथ्वी की जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसे नाम दिया गया है जियोड, और ये जो स्थलखंड होता है दोस्तों उसको नाम दिया गया है पेंजिया। पेंजिया जो बना होता है वो सियाल निर्मित होता है। दूसरी बात यह है, इसके चारों तरफ जो एक महासागर होता है उसे पेंथालासा कहा गया। ये नाम किसने दिए इसकी भी चर्चा करेंगे। और ये जब इसमें इस पृथ्वी के या इस स्थलखंड के जब टुकड़े होते हैं, अब क्वेश्चन पुटअप होगा कि ये जो इस स्थलखंड में टुकड़े होते हैं वो कब होते हैं। याद रखें जब ये दो भागों में विभाजित होती है तो इसे कार्बोनिफेरस युग में, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा कि पृथ्वी का जो विभाजन होता है बताइए कौन से युग में होता है। याद रखिए पृथ्वी जब अपने स्थलखंड पर होता है, जब इसके विभाजन होते हैं तो इस विभाजन के आधार पर इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, और दो टुकड़े के विभाजन जब इसमें क्रियाएं होती हैं तो आगे चल करके यही पृथ्वी 6 मुख्य प्लेट और 20 छोटी प्लेटों में विभाजित हो जाती है। जो आपने पढ़ा होगा एक सिद्धांत चलता है प्लेट विवर्तन सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत के आधार पर, जिसके जनक हेरी हेस हैं, 1960 में सिद्धांत दिया था उन्होंने। इस सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी क्या करती है, 6 मुख्य प्लेटों में और 20 छोटी उप प्रमुख प्लेटों में विभाजन हो जाता है। अब जब ये स्थिति होती है तो अब इसके आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जो नामकरण दिया गया है, किसने दिया, क्यों दिया, इसकी भी चर्चा करते हैं। अब एक सिद्धांत की बात करते हैं जिसे हम लोग महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जब ये स्थिति होती है तो हम लोग प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो देखो एक सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, और सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जनक कौन है। तो और दूसरी बात ये क्वेश्चन पुटअप होगा, ये जो प्रतिपादन है वो कब किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है। याद रखें इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 1912 में दिया जाता है। सिद्धांत के समय पूछा आपसे तो 1912 में। प्रतिपादक पूछा आपसे दोस्तों, प्रतिपादक यहाँ याद रखिए नाम सुना हुआ है हमारा अल्फ्रेड वेगनर, शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग वेगनर महोदय, जो कि एक जलवायु वेता थे। यह एक क्या थे, जलवायु वेता। अब इन्होंने क्या किया था, इस पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का जो स्थलखंड है, इस संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थलखंड है दोस्तों, ये स्थलखंड मुख्य अवस्था में जब परिवर्तन होता है, मुख्य अवस्था से बाद में अपनी अवस्था में आता है, तो इस स्थलखंड में क्या होता है, इस स्थलखंड को अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ कन्फ्यूजन रहता है ये सिद्धांत देने के से पहले कि या तो स्थलखंड मूवमेंट कर रहा है या जल जो भाग है वो मूवमेंट कर रहा है। तो याद रखें इनके जो दिमाग में थी, दो बातें इनके दिमाग में थी। पहला बात जो था, स्थल भाग गतिमान है। पहली जो बात थी वो ये बात थी, या तो स्थल भाग गतिमान है। दूसरी जो बात थी वो थी कि जो जल भाग है, या हम लोग बोल सकते हैं महासागर
गतिमान है। इन दोनों बातों के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो पृथ्वी का स्थलखंड है ये जो मूवमेंट कर रहा है, या तो स्थल भाग मूवमेंट कर रहा है या ये जो जल भाग है ये मूवमेंट कर रहा है। लेकिन वो क्या है, वो अपने इस विचार के आधार पर जो सहमत होते हैं वो सहमत होते हैं स्थल भाग से। और उनका कहना था, आखिरी में उनका जो निष्कर्ष ये था कि जो स्थल भाग है वही मूवमेंट हो रहा है, बल्कि जल भाग है वो अपनी जगह क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, याद रखें, महासागर अपनी जगह स्थिर हैं, बल्कि जो स्थल भाग है वो क्या है, वो मूवमेंट कर रहे हैं। और इसी मूवमेंट के आधार पर हमने पढ़ा कि पृथ्वी आगे चलकर 6 प्रमुख प्लेटों में विभाजित हो जाती है। 6 प्रमुख प्लेटों में विभाजित हो गई, विभाजित 6 प्रमुख प्लेटों में विभाजित हो जाती है। दूसरे की बात करें दोस्तों, यही पृथ्वी 20 उप प्रमुख या बोल सकते हैं हम लोग छोटी प्लेटों में, छोटी प्लेटों में विभाजित। याद रखें, अब ये क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि साहब 6 मुख्य प्लेटों में विभाजित हो गई, 20 उप या छोटी प्लेटों में विभाजित हो गई। अब ये जो सिद्धांत है ये कहां से आया, तो ये भी याद रखिए, पृथ्वी के जो ये विभाजित वाली बात कर रहे हैं, प्लेटों में जो विखंडन की बात कर रहे हैं, जो टुकड़े की बात कर रहे हैं, तो याद रखें एक सिद्धांत चलता है जिसे हम बोल देते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, या इसे ही बोल देते हैं हम लोग सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो जनक है शायद दिख रहा होगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, या इसे बोल देते हैं हम लोग सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। ये जो सिद्धांत देने वाले थे दोस्तों, याद रखिए एक शब्द है, पढ़ा हुआ होगा, हैरी हेस। इस हैरी हेस ने ही ये सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत दिया था 1960 में। ये सिद्धांत देने के बाद में इन्होंने कहा था कि पृथ्वी में क्या होता है, आगे चलकर इसमें विभाजन होता है और पृथ्वी क्या करती है, अनेक प्लेटों में विभाजित हो जाती है। और जिससे हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी क्या करती थी, 6 प्रमुख प्लेट, जिससे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं जिसे अफ्रीकन प्लेट, तीसरा पढ़ लेते हैं हम लोग प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूएसए वाली प्लेट। ऐसे वाली जो सिद्धांत ये प्लेटें हैं इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। और पृथ्वी क्या कर देती है, 6 प्रमुख प्लेटों में विभाजित हो जाती है। दूसरी बात करें, 6 प्रमुख प्लेटों के साथ में छोटे छोटे जो टापू हैं, छोटे छोटे जो द्वीप बनते हैं, ये सारे द्वीप किस में विभाजित हो जाते हैं, उप जो प्रमुख होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं जो छोटी जो प्लेट होती हैं, ये सारे कौन सी दोस्तों हैं, जो 20 वाली जो 20 उप प्रमुख प्लेट हैं। ये सिद्धांत जो देने वाले थे, इस बात की जो व्याख्या करने वाले थे, वो से थे हैरी हेस। और हैरी हेस ने 1960 में सिद्धांत दिया था सागर नीतल सिद्धांत। इनका कहना था कि सागर नीतल के ऊपर जो प्लेटें हैं, जो सीमा से निर्मित हैं, ये प्लेटें क्या हैं, अपने आप में मूवमेंट कर रही हैं। और मूवमेंट होने के बाद में जो बड़ी प्लेटें थी वो जाकर एक अपनी जगह स्थिर हो गई, बल्कि जो छोटी प्लेटें थी वो क्या धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है। आज भी हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी के जो छोटे द्वीप हैं उसमें मूवमेंट, हल्का सा मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं। और इस आधार पर देखें तो ये मुख्य जो प्लेट थी इसमें विभाजन हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें छोटे छोटे जो फैक्ट और हैं उसकी भी चर्चा करते हैं, फिर आएंगे हमारे भारत के ऊपर, जिसकी हम लोग मुख्य बिंदु की बात करेंगे। देखें, जब इस पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में ये स्थिति होती है और इस सिद्धांत के माध्यमिक सिद्धांत के आधार पर जब इसका विभाजन होता है, तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं, इसमें 2-3 फैक्ट बात और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इस सिद्धांत के आधार पर देखें तो पृथ्वी के बारे में 2-3 फैक्ट और हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। और फैक्ट के आधार पर देखें तो पृथ्वी की, देखो कई बार पूछ लेता है यहाँ से कि पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो, संपूर्ण क्षेत्र की बात करें दोस्तों, या संपूर्ण स्थलखंड, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर ले कि पृथ्वी का जो संपूर्ण स्थलखंड है वो है 510 मिलियन हेक्टर।
मिलियन हेक्टर। पृथ्वी का जो संपूर्ण स्थलखंड है, जो संपूर्ण स्थलखंड है उसकी चर्चा करें तो हमें क्वेश्चन पूछे तो याद रखें 510 मिलियन हेक्टर है। अब यहाँ से स्थलखंड की बात करें, इसको दो भागों में हम लोग विभाजन करेंगे 510 को। पहला भाग हो जाएगा स्थलखंड और दूसरी बात करें हम लोग जल भाग, या हम लोग मैं बोल सकता हूँ महासागर। इस संपूर्ण स्थलखंड के ऊपर जो जल महासागर स्थित भी हैं और स्थलखंड भी हैं, इन दोनों की बात करें तो याद रखें 510 मिलियन में से 149 मिलियन हेक्टर, मिलियन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 149 मिलियन हेक्टर के ऊपर प्योर क्या है, ओनली स्थल भाग है। बात की गई जो बच गया 200, मतलब माइनस करें तो 361 मिलियन, 361 मिलियन हेक्टर के ऊपर क्या है, महासागर या जलभाग स्थित हैं। ये फैक्ट बातें हैं। दूसरे की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो ये होगा कि पृथ्वी का आयतन क्या है, पृथ्वी का आयतन। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, पृथ्वी का आयतन पूछे तो दोस्तों 5.517। याद रखें पृथ्वी का आयतन जो पूछे आपसे तो 5.517 है। दूसरी बात करें पृथ्वी का घनत्व है, सॉरी पृथ्वी का घनत्व आयतन नहीं है, पृथ्वी का घनत्व, आपसे पृथ्वी का घनत्व पूछे तो वो है 5.517। यदि आपसे पृथ्वी का आयतन पूछे तो है 416 मिलियन क्यूब। आयतन पूछे तो, आयतन पूछे तो 416 मिलियन क्यूबिक, 416 मिलियन क्यूबिक। नेक्स्ट बात करें इसके फैक्ट के आधार पर, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूमध्य रेखीय व्यास पूछ ले, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास पूछे दोस्तों तो याद रखिए 12765 जो है इसका भूमध्य रेखीय व्यास है, किलोमीटर है 12756 जो है किलोमीटर इसका भूमध्य रेखीय व्यास है। ये इसकी पृथ्वी की एक बात और याद रखें, यदि पूछ ले पृथ्वी का जो भार है, पृथ्वी का जो भार है दोस्तों 6600 खरब टन, 6600 खरब टन जो है पृथ्वी का कुल भार बताया जाता है। नेक्स्ट बात करें इस सिद्धांत के आधार पर दो तीन फैक्ट और बातें हैं। बात करें पृथ्वी के बारे में ही, पृथ्वी लिख देता हूं मैं। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है दोस्तों, एक बात और जोड़ देता हूं मैं, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति की बात करें इस सिद्धांत के आधार पर, महाद्वीपीय सिद्धांत के आधार पर 4.6 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, महाद्वीपीय सिद्धांत ये बोल देता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है 4.6 अरब वर्ष है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आंकड़े आपको जो है वो लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें, कोई इसमें गाइड का कोई मैटर नहीं है, जो भी आंकड़े हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसमें यदि मैं एक दो बातें और जोड़ देता हूँ, शायद यहाँ दिख रहा होगा आपको, पृथ्वी से संबंधित नहीं है लेकिन हम बात करें, आपसे पूछ ले तो ब्रह्मांड की जो आयु है, ब्रह्मांड की आयु इसी सिद्धांत के आधार पर पूछे तो याद रखें दोस्तों 14 अरब वर्ष पूर्व, 14 अरब वर्ष पूर्व। ये जो आंकड़े हैं जो मैं लिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च करें और उस सर्च करने के बाद में देखें कि ये जो आंकड़े हैं BR लाइव क्लासेस के अलावा कितने चैनल्स पे आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं, सो दैट आपका जो नीचे का जो बेस है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ये जो आंकड़े हैं आप कंपेयर करें। ब्रह्मांड की जो आयु पूछे आपसे तो 14 अरब वर्ष पूर्व, यदि पृथ्वी की उत्पत्ति पूछे तो 4.6 अरब वर्ष, यदि यहाँ पे सौर मंडल की आयु पूछ ले तो याद रखना 10 अरब वर्ष पूर्व। ये इसके फैक्ट नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ वैसा ही। सौर मंडल की आयु पूछे दोस्तों, सौर मंडल की आयु पूछे आपसे तो याद रखना 10 अरब वर्ष। साथ में मानव की पूछे इसी सिद्धांत के आधार पर तो याद रखना 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व।
याद रखें, मानव की उत्पत्ति के संबंधित कोई क्वेश्चन पुटअप हो, याद रखें इस सिद्धांत के आधार पर यह बोलता है कि पृथ्वी के ऊपर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हो गई थी, जो कि वर्तमान में हमारी जनरेशन चल रही है। ये पृथ्वी के आंकड़े थे जो कि कई बार एग्जाम से संबंधित यहाँ घुमा फिर कर पूछ लेता है। रिपीट करता हूँ, इसमें बहुत टेस्ट है, बहुत चीज़ें फैक्ट हैं अभी तक, उसकी चर्चा करेंगे। अभी पृथ्वी के बारे में हम लोग इसका जो बेसिक ज्ञान है वही उसी के ऊपर है। अभी तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, हमने समझा था कि तो 2 टुकड़े हो गए। टुकड़े कब हुए? कार्बोनिफरस युग में। एक भाग हो गया अंगारा जो उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है, एक भाग गोंडवाना लैंड जो दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है। एक महासागर की उत्पत्ति होती है मध्य में, जिसे 33 महासागर बोल देते हैं। और 33 महासागर के वर्तमान की बात करें, उसके जो अवशेष है वो प्रशांत महासागर के रूप में दोस्तों। एक महासागर जो होता है पृथ्वी के स्थलखंड की चारों तरफ घूमता रहता है, उसे हम लोग पेंथेलासा नाम दिया गया था। पृथ्वी की प्रारंभिक स्थिति को जो नाम दिया गया था वो जियोड दिया गया था। और ये जो वर्त बनता है इसे महावर्त भी कहा गया था। नेक्स्ट बात करें पृथ्वी के बारे में, तो ये सिद्धांत ये बोल देता है कि पृथ्वी जो उत्पत्ति होती है वो होती है दोस्तों 4.6 अरब वर्ष पूर्व। इससे संबंधित ब्रह्मांड की आयु पूछ ले तो आपसे 14 अरब वर्ष पूर्व। यदि आपसे सौरमंडल की आयु पूछ ले तो 10 अरब वर्ष पूर्व। मानव की उत्पत्ति आपसे पूछ ले तो 20 लाख अरब वर्ष पूर्व। रही बात पृथ्वी की, यदि आपसे पृथ्वी का जो भार पूछ ले तो याद रहे 6600 खरब टन, 6600 खरब टन। यदि पृथ्वी का व्यास पूछ लेता है आपसे, याद रखो 12756 किलोमीटर। तीसरी बात करें पृथ्वी का घनत्व, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ये कई बार एग्जाम में पूछा है पृथ्वी का घनत्व 5.5, कई बार यहाँ पे लिख देगा आपको 5.6, जो कि गलत है। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग जो है 5.517 ही है, जो कि एक्यूरेट है। अब बात करें पृथ्वी का संपूर्ण जो स्थलखंड है उसका जो क्षेत्र है वो दोस्तों वो है 510 मिलियन हेक्टर। और इस हेक्टर के आधार पर 2 भागों में इसको बांट दिया है। एक तो प्योर जल भाग जिसके ऊपर महासागर स्थित है, एक स्तनखंड जिसके ऊपर जीव जंतु है वो निवास करते हैं। स्थलखंड की बात करें तो स्थलखंड का जो क्षेत्र है वो है 149 मिलियन हेक्टर और महासागर जो स्थित है वह 361 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर। ये बातें हो गई और ये बातें थी पृथ्वी की उत्पत्ति जब होती है उसकी स्थिति के बारे में। और यहाँ तक की बातें क्लियर। अब बातें हैं हमारे वाले भारत के ऊपर, सारे जहाँ से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा। अब बात करते हैं हम लोग भारत के ऊपर। देखिए भारत की स्थिति के बारे में देखें तो इस गोलार्ध के आधार पर देखें तो याद रखें उत्तरी गोलार्ध, लेकिन दिशाओं के आधार पर देखें तो हम लोग दोनों को मिलाकर की बात करें तो भारत की जो स्थिति है वह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसकी पहली बात यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा कि विश्व के संदर्भ में भारत की जो स्थिति है वो कौन सी दिशा में है या कहाँ पर है। तो याद रखें विश्व के संदर्भ में बात करें तो भारत की जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कैसे है? हमने पृथ्वी को प्रारंभिक अवस्था में गोलाकार मान लिया और ये ध्रुव के ऊपर चपटी भी है। हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी को प्रारंभिक अवस्था में ये भी पढ़ लिया। अब इसको 2 भागों में बांट लिया। इस रेखा को हमने पढ़ा था कि इसे हमने नाम दे दिया था भूमध्य सागर, ये भूमध्य रेखा। और इसे हमने पढ़ा था, इसे हम लोग बोल देते हैं विषुवत रेखा। इसे हम लोग बोल देते हैं जो 0 डिग्री रेखा। और चौथा नाम इसे बोल देते हैं हम लोग इक्वेटर रेखा, इक्वेटर रेखा। भूमध्य रेखा का जो चौथा नाम है याद रखें इक्वेटर रेखा, क्योंकि इक्वेटर जो रेखा वो इंग्लिश का नाम है। इस स्थलखंड के आधार पर हम देखें इस पृथ्वी को हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी हमने डिवाइडेड कर दिया। इसको नाम दे दिया हमने पूर्व और इसको नाम दे दिया हमने पश्चिमी गोलार्ध। अब हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उस आधार पर हमारा जो भारत है वो उसके उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्व दिशा में स्थित है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से निकलती है। अब हमें ये पता है कि ये 0 डिग्री है, तो इसके जो उत्तर वाली जो रेखा है दोस्तों उसके बारे में हम लोग बोल देते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे भी बोल देते हैं इंग्लिश में। ये जो रेखा है ये रेखा भारत के लगभग मध्य से निकल जाती है। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है स्थलखंड के आधार पर या पूरे ब्रह्मांड के आधार पर देखें या पूरे स्थलखंड के आधार पर देखें या दिशाओं के आधार पर देखें तो भारत की जो स्थिति निकल रही है वो दोस्तों वो निकल रही उत्तरी पूर्वी विश्व के संदर्भ के आधार पर।
अब इसको मैं ये बोल दूं, एशिया के आधार पर देखें तो एशिया के भारत जो स्थित है वो दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में एक दिशा पूछे दक्षिण में, और यदि हम लोग मल्टीपल पूछें याद रखें तो दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भाग में। यदि एक ही दिशा के संदर्भ में पूछता है वो एशिया के संदर्भ में तो दक्षिण में, और यदि हम लोग मल्टीपल पूछ लेते हैं क्वेश्चन पे डिपेंड कर देता है। कहने को तो हम लोग ये भी बोल देते हैं कि जो भारत है वो एशिया के मध्य में स्थित है। भारत जो है एशिया के मध्य में स्थित है। अब क्वेश्चन आपसे किस तरह पूछता है वो दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। ऐसे तो हम लोग दो क्वेश्चन बनता है। याद रखिए भारत जो है एशिया के मध्य में स्थित है, दिशा की बात करें तो दक्षिण में स्थित है, या मल्टीपल बात करें तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये जो तीनों चारों क्वेश्चन जो बनते हैं उसका मैंने जो है आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात इसके अंदर। अब बात करें इसमें कि पृथ्वी को पूरे दो भागों में हम लोग डिवाइडेशन कर देते हैं, और इसी आधार पर दो भाग डिवाइडेशन हो जाते हैं, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। हम जिस भारत को पढ़ना चाहते हैं, जो हमारा देश है, वो याद रखें गोंडवाना लैंड का ही एक अवशेष है या भाग है। इसको वापस हम लोग फैक्ट के आधार पर पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। देखें क्या चीज़ें हैं। पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं हम लोग, देखें पूरे टेबल के आधार पर। याद रखें, बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखें, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल इजी है कंपेयर टू राजस्थान। बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। हमने पढ़ा है कि पढ़ाने में की जो अवस्था होती है उस अवस्था को जो नाम दिया गया दोस्तों, और जो टुकड़े हुए वो पढ़ा हमने गोंडवाना लैंड। पहला हमने पढ़ा गोंडवाना लैंड, दूसरा हमने पढ़ा था अंगारा लैंड। ये जो नाम है, इन दोनों नाम को आप सुन चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। गोंडवाना लैंड का ही एक द्वीप है जिसे हम लोग बोल देते हैं जम्बू द्वीप, जिसे हम बोल देते हैं जम्बू द्वीप, और इसी द्वीप के ऊपर स्थित है भारत। इसी द्वीप पर स्थित है भारत। अब भारत के संदर्भ में देखें कि भारत में आने वाली किस किस जाति ने क्या क्या नाम दिया। ये जगह कम पड़ेगी दोस्तों, इसलिए मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। रिपीट करते हैं दोबारा। अंगारा लैंड तक हम लोग बात कर चुके थे, भारत तक बात कर चुके थे। हम डायरेक्टली पढ़ते हैं गोंडवाना लैंड जो कि भारत अवशेष है इसका, और इसी का अवशेष बात करें तो जम्बू द्वीप। भारत जो स्थित है इसी जम्बू द्वीप पर स्थित है। याद रखें, पूछेगा बताइए भारत कौन से द्वीप पर स्थित है, तो भारत जो है जम्बू द्वीप पर स्थित है। अब भारत जो नाम है वो कैसे पड़ा, कौन कौन सी जो जाति है वो यहाँ पर आई, और किस जाति ने किस आधार पर इसका क्या नाम दिया, इसकी चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम के आधार पर यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप होगा और हम वहाँ पर क्या कन्फ्यूजन हो जाएंगे। देखिए भारत में सबसे पहले बात करें, भारत में जो आने वाले जो लोग थे दोस्तों, जाति थी वो थी आर्य। भारत में सबसे पहले जो जाति आती है वो आर्य आती है, और ये आर्य क्या है, ऐसा कहते हैं मध्य एशिया से आकर के हिंदुस्तान में आते हैं। पूछे कहाँ से आए, मध्य एशिया से। इस बात को जो पूर्णतः समर्थन करने वाले थे, या ये बोल सकते हैं ये जो बात बोलने वाले थे वो थे मैक्स मूलर। यहीं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ तो शायद दिक्कत रहेगी, नेक्स्ट चीज़ें भी इसमें ऐड करना रहेगा। इस बात को जो प्रूफ करने वाले थे कि कौन थे, याद रखें मैक्स मूलर। क्वेश्चन पुटअप होगा कि जो आर्य आए हैं जो मध्य एशिया से, इस बात का जो समर्थन करने वाले थे, इस बात को जो परिभाषित करने वाले थे वो कौन थे, आर्य। आर्य जब आते हैं भारत में तो इस जो स्थल खंड था इसको नाम दिया गया आर्यावर्त। आर्यावर्त, इस भारत स्थल खंड को जो नाम दिया गया दोस्तों वो आर्यावर्त दिया गया, और आर्यावर्त का ही एक राजा होता है, उस राजा के आधार पर इसे नाम दिया गया भरत।
और ऐसे ही वर्तमान में हम लोग कहते हैं, जो पढ़ते हैं हम लोग, भारत। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करें, इस आधार पर दूसरी जो जाति आती है यहाँ पर हिंदुस्तान में, हम लोग कई बार पढ़ते हैं, तो याद रखें हम पढ़ते हैं दोस्तों यूनानी। यूनानी जब आते हैं हिंदुस्तान में तो सिंधु नदी को किनारे आकर के ये बसते हैं। सिंधु नदी के जो किनारे आते हैं ये बसते हैं, और सिंधु नदी के किनारे आने के बाद में ही क्या कर देते हैं, इस क्षेत्र स्थलखंड के चारों तरफ ये रहना निवास कर देते हैं। याद रखें, सिंधु नदी के किनारे आकर बसते हैं। सिंधु नदी के किनारे आकर बसते हैं। जब देखते हैं सिंधु नदी के किनारे आकर बसे, तो इस आधार पर हमें ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि भारत की जो स्थिति है वो क्या है। याद रखें, यूनानी की बात करें, यूनानी आते हैं और सिंधु नदी के किनारे आके बसते हैं, और इन्होंने क्या किया, सिंधु नदी को इंडस नाम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे आपसे कि कौन सी जाति थी जो सिंधु नदी को इंडस नाम देती है, तो याद रखें इंडस नाम दिया। और इसी इंडस के आधार पर जो नाम पड़ा दोस्तों वो पड़ा इंडिया। जो नाम पड़ा वो पड़ा इंडिया, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। बात हो गई। तीसरी बात करें दोस्तों, तीसरी जो जाति आई ईरानी। और ईरानियों ने क्या किया, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा, हिंदू नदी कहा। और इसी हिंदू के आधार पर जो नाम पड़ा वो पड़ा दोस्तों हिंदुस्तान। इसी के नाम के आधार पर जो नाम पड़ा वो दोस्तों हिंदुस्तान पड़ा। अब बात करते हैं संविधान में। संविधान में क्या नाम है, इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के आधार पर कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि भारत जो संविधान है उसमें जो क्या नाम दिया गया है। अब ये यहाँ पर याद रखें, इस शब्द के ऊपर बारे में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। याद रखें, यह जो नाम देगा, संविधान में जो नाम दिया गया इंडिया, जो कि भारत है। भारतीय संविधान में जो नाम उल्लिखित है, याद रखें इंडिया जो कि भारत है। ये लाइन हम लोग पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा उसमें और मैटर है, जो मसाला है वो ऐड कर देता हूँ मैं। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले जो आए दोस्तों आर्य आने के बाद में ये क्या करते हैं, मध्य एशिया से आते हैं। मध्य एशिया से इस बात की जो पुष्टि करता है वो करता है मैक्स मुलर कहते हैं जो आर्य होते हैं वो मध्य एशिया के आते हैं, और भारत के मध्य वाले जो क्षेत्र है, यह बात करें हम लोग उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आकर के आर्य वहाँ पर रहने लग जाते हैं। और ये इसी जो भौगोलिक क्षेत्र इसको नाम देते हैं वो आर्यवर्त। और इसी आर्यवर्त का एक राजा होता है महान, जिसे हम लोग भरत के नाम से जाना जाता है, और उसी भरत के आधार पर जो नाम पड़ा वो पड़ा भारत। नेक्स्ट बात करें तो उस यूनानी की बात करते हैं। यूनानी आते हैं, सिंधु नदी का जो घाटी का जो क्षेत्र होता है वहाँ आकर बस जाते हैं, और इसी क्षेत्र में जो रुकते हैं, और इसी क्षेत्र में रुकते हुए क्या करते हैं, सिंधु नदी को जो नाम दिया वो दिया इंडस, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है। इंडस नाम देने से इसी इंडस के आधार पर क्या नाम पड़ गया, इंडिया। नेक्स्ट बात करें ईरानी आते हैं। ईरानी भी सिंधु नदी के किनारे रहते हैं, और ये आने के बाद में ये क्या बोलते हैं कि जो स होता है उसको है बोल देते हैं। सिंधु को इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, हिंदू, और ऐसी मान्यता है। इसी हिंदू के आधार पर जो नाम पड़ा दोस्तों वो पड़ा हिंदुस्तान। अब इन तीनों को मैं हटा देता हूँ, और अब बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान में क्या नाम दिया गया था। इसकी चर्चा थोड़ी सी डिटेल से बता देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है और नई चीज़ है, आप देखें और देख करके समझेंगे कि हाँ मज़ा आ गया। कि और कंपेयर करें कहीं पे भी, जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं आप एक बार BR लाइव क्लासेस पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ मज़ा आ गया। हम बात करते हैं
संविधान में, भारतीय संविधान में क्या नाम दिया गया? हमने पढ़ा था, हमने संविधान के बारे में, इंडिया जो कि भारत है, हमने पढ़ा संविधान में जो नाम उल्लेखित है वो है इंडिया जो कि भारत है। अब क्वेश्चन आपसे ये पुटअप हो कि इंडिया जो कि भारत है, सबसे पहले घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन था? यहां तक तो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन अब ये पूछे कि इंडिया जो कि भारत था, इस बात की घोषणा करने वाला कौन था? अब इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। अब ये चीज जो है आपकी इसी चैनल पे मिलेगी सिर्फ। देखें, लोकतांत्रिक रूप से लिख रहा हूं मैं दोस्तों, लोकतांत्रिक रूप से सबसे पहले घोषणा करने वाले व्यक्ति याद रखें, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल शब्द ये बात करें तो याद रखें सी राजगोपालाचारी। इंडिया जो कि भारत है, लोकतांत्रिक रूप से सबसे पहले इस बात की जो घोषणा करता है हिंदुस्तान में, वो बंदा सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है आज़ाद होने के बाद में। अब पूछे कि ये जो इंडिया जो कि भारत है, इस बात की घोषणा कब की जाती है? तो याद रखना 26 जनवरी सन 1950, 26 जनवरी 1950, इसी दिन इस बात की घोषणा की जाती है कि इंडिया जो कि भारत है। अब आपसे समय भी पूछ ले दोस्तों, तो संविधान के अकॉर्डिंग याद रखना 26 जनवरी 1950 10:18 के ऊपर इस बात की घोषणा की जाती है कि इंडिया जो कि भारत है। ये इसमें नई बात थी जो कि सिर्फ हमारा चैनल पे ही मिलेगी आपको। याद रखिए, इंडिया जो कि भारत है, इस बात की जो घोषणा की जाती है वो की जाती है भारत में सबसे पहले लोकतांत्रिक रूप से जो घोषणा करता है वो करता है बंदा सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। आपसे समय पूछ ले कब किया जाता है, तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले इसी बात की घोषणा की जाती है, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शपथ लेते हैं लगभग 11 बजे के बाद में। इसलिए याद रखें 10:18 के ऊपर इस बात की घोषणा की जाती है कि इंडिया जो कि भारत है। ये जो बात थी, ये बात डिफरेंट थी जो हमने आपको बताई है, और यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और बेस्ट चीज़ें हैं, और आप कंपेयर करके पढ़ें, और बाकी की बातें हैं, फैक्ट है, उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी इस भारत का जो है सामान्य परिचय चल रहा है, उसमें सामान्य परिचय में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और हमारे साथ में जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी दोस्त हैं भारत के पूरे स्थलखंड के ऊपर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ पे भी बैठे हैं, चाहे आपके माध्यम यूट्यूब जो जुड़े हों, या फेसबुक के माध्यम हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, जो भी आपके टच में है, उसको ये मैटर पढ़ने के बाद में डेफिनेटली शेयर करें, सो दैट आप उसका भी और आपका भी क्वेश्चन वो गलत नहीं हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।